हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। देखो यार, नाटकों के बारे में आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बात की जाए नाटक की तो देखो, हर घर गृहस्थी में किसी बच्चे को बोला जाता है, बड़े नाटक कर रहे हो, बड़ा नाटक कर रहे हो, अरे चलो छोड़ो, पढ़ाई लिखाई करो, कहाँ जा रहे हो, ये कर रहे हो। तो नाटक एक शब्द के रूप में हम बहुत पहले से सुनने लगते हैं, है ना। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो भी हम नाटकों के बारे में सुनते हैं, ठीक है। जब हम बड़े होते रहते हैं तो भी कोई ना कोई बोलता है। पर दरअसल हम एक नाटक को विधा के तौर पर जब देखते हैं, साहित्य की विधा के तौर पर जब देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें नई सीखने को, समझने को मिलती हैं कि दरअसल नाटक एक अपने आप में संपूर्ण विधा है और बहुत पुराना इतिहास रहा जब नाटकों को देखा, समझा, सुना गया। लोगों ने अलग अलग जगहों पे नाटकों को एक्ट किया, नाटकों को लिखा। हम कालिदास की बात करते हैं तो फिर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात भी करते हैं। आज के समय भी आप देखो, प्रॉपर भारत सरकार एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को चलाती है, जिससे इतने बड़े बड़े एक्टर्स, हम अनुपम खेर की बात करें, हम बात करें इरफान खान की, हम बात करें नसीरुद्दीन शाह साहब की, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, पंकज त्रिपाठी, ये सारे के सारे जो अभिनेता रहे, ये सब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से रहे। तो इसका मतलब कि वो नाट्य विद्यालय, वो अभिनय या मूवी या फिल्म वाला विद्यालय नहीं है। नहीं, शाहरुख खान क्या कहते हैं, NSD के नहीं रहे पार्ट, आप उसको एक बार देख लेना, विद्यासागर, ही वाजंट, वो बैरी जॉन के में थे, पर वो नाट्य विद्यालय के पार्ट नहीं थे। तो अब ऐसे में बात की जाए, इब्राहिम अलकाजी की बात की जाए, बैरी जॉन की बात की जाए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जो जिनका बड़ा रोल है आधुनिक काल में नाटकों को इतना बड़ा ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए। पीयूष मिश्रा की बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो हम आज की क्लास में, जो क्लास होगी, हम नाटकों के बारे में समझेंगे, नाटकों के इतिहास को देखेंगे, थोड़ा बहुत हम वेस्ट को भी देखेंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं रहता, पर इसको जानना जरूरी है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि नाटक एक विधा के तौर पे भारत में कहां कहां मौजूद था और हमने कैसे उसे आगे ले आगे ले जाते हुए देखा, माफ करना, ठीक है। तो क्या है नाटक, क्या है नाटक? साहित्यिक रंगमंचीय विधा, ठीक है। ठीक है, साहित्यिक रंगमंचीय विधा, ठीक है, जो शब्द और दृश्य, जो शब्द और दृश्य दोनों के संयोजन के द्वारा, ठीक है, शब्द और दृश्य के संयोजन के द्वारा हम तक पहुंचती, ठीक है, शब्द और दृश्य के संयोजन द्वारा हम तक पहुंचती, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें कुछ होती हैं जो इससे जुड़ती हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं इससे जो जुड़ती हैं। अगर हम बात करें नाटक की, ठीक है, जैसे घटनाओं का वर्णन किस प्रकार से हो, संवाद किस प्रकार से हो, अभिनय किस प्रकार से हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने कभी किसी नाटक को पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा ना, यवनिका हटती है, यवनिका आती है। तो जो नाटक की बात की जाए तो उसकी दृश्य प्रस्तुति कैसे की जाए, हम कैसे दृश्य के रूप में उसको, जैसे महाभोज को जब मैं पढ़ा रहा था तो जो नए स्टूडेंट्स वो एक बार वीडियो को देख लेंगे, पुराने यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा, और जो पुराने स्टूडेंट्स उन्होंने पढ़ा होगा कि महाभोज एक ऐसा उपन्यास है जिसकी नाटकीय प्रस्तुति भी हुई। 1982 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उसकी नाटकीय प्रस्तुति भी होते हुए देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि उपन्यास जिस प्रकार से लिखा गया उसको एक नाटक के तौर पे इस प्रकार से समायोजित किया गया कि वो एक लाइवली, जिसे कहते हैं ना कि सजीव विधा के रूप में हमारे सामने दिखती है और हमें लगता है कि वो घटना तो हमारे सामने घट रही। यही खास बात है कि शब्दों और दृश्यों का संयोजन या समायोजन कैसे होता है, ठीक है, घटनाओं और भावनाओं को संवाद, अभिनय और दृश्य के द्वारा कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो एक चीज और इसमें जुड़ जाता है, क्या कि ठीक है, घटनाओं ठीक है, घटनाओं, भावनाओं, ठीक है,
को घटनाओं और भावनाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, को संविधान कह रहा हूं, संवाद, अभिनय, ठीक है, संवाद, अभिनय तथा दृश्य के माध्यम से, तथा दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत करना, ठीक, दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये हो जाता है कि आपका नाटक हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, आपका नाटक हो जाता है। क्या होता है, मैंने संवाद की बात की ही, संवाद की बात की। अभिनय क्या है, अभिनय बेसिकली संवाद को इस प्रकार से एक्सप्रेस करना कि आपको लगे कि सामने संवाद बोलता व्यक्ति सजीव खड़ा है। जैसे अभी छावा मूवी की बड़ी तारीफ हो रही है, विकी कौशल की बहुत तारीफ हो रही है, पहले भी बहुत सारी मूवीज बनी, चाहे वो अकबर पे बनी, ऋतिक रोशन ने अभिनय किया, और पहले जब हम पृथ्वीराज कपूर को देखते हैं, दिलीप कुमार को देखते हैं, तो भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं इतना सजीव अभिनय किया गया कि हमें लगा कि यार ये जो बैठा है यही तो अकबर है। आप देखिए कि महाभारत और रामायण दोनों सीरियल जो थे उनको हमने दूरदर्शन पर प्रसारित होते देखा, और जब उनकी बात में दंत कथाएं सुनते हैं कि भाई गांव जाते थे तो लोग दुर्योधन को हटा देते थे, इसके सामने किसी महिला को नहीं जाने देना है, पांडव को खिलाते थे, इज्जत मिलती थी, लोग रोने लगते थे नीतीश भारद्वाज को देख के। क्यों करते थे? क्योंकि ये जो संवाद, अभिनय और ये दृश्यों को प्रस्तुत करने का तरीका है वो बहुत ही सुगढ़ था और बहुत ही शानदार था। यही चीजें, इन्हीं का जो समायोजन होता है ये नाटक को क्या बनाता है, नाटक बनाता है, सजीव बनाता है, ठीक है, लाइवली एक शब्द होता है ना, वो बनाता है, ठीक है। तो ये है नाटक को अगर शॉर्ट में अगर हमको समझना हो तो ये हो जाते हैं क्या, नाटक, ठीक है। और कुछ चीजें इससे जुड़ती हैं क्या, सिर्फ इतनी बातें नहीं, और कुछ चीजें जुड़ती हैं, उसको भी समझ लेते हैं। और क्या होता है नाटकों की अगर हम बात करें तो नाटकों में और क्या चीजें दिखता है हमको, इसमें जितने भी रस है, ठीक है, और जितने भी भाव है, जितने भी रसों को लेखक ने लिखा होगा और जितने भी भाव हैं जिनको दर्शकों तक पहुंचाना होगा, जितने भी रस है और जितने भी भाव है उनको दर्शकों तक पहुंचाना है, तो क्या हो, सीधे तरीके से पहुंचाया जा सके। सामने अगर अभिनेता एक्टिंग कर रहा है और एक्टिंग करते हुए वो रो रहा है, दुख को महसूस कर रहा है, और इधर अगर हमारी आंखें डबडबा नहीं रही हैं तो इसका मतलब कहीं तो कुछ कमी है। और मूवीज में तो और ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो म्यूजिक भी रहता है, तमाम चीजें रहती हैं। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था कि 12th फेल मैं भी होली के समय देख रहा था, और उसमें जब वो उसकी इंटरव्यू की कॉल आती है, और इंटरव्यू की कॉल आने के बाद वो मतलब वो जो भावुक होता है उससे ज्यादा मैं इतना ज्यादा रोने लगा। मतलब हूं भावुक, में मूवी देखता हूं तो भावुकता दिख जाती है। मैं इतना ज्यादा रोने लगा कि फिर मैं हट गया वहां से। फिर सबको, मेरे पेरेंट्स भी थे, मेरी वाइफ भी थी, उन्होंने कंसोल किया कि चलो हो जाता है, क्योंकि मुझे वो याद आ गया कि ऐसी कॉल कितनी बार हमने भी अटेंड की कि इंटरव्यू के लिए जाना है और फिर नहीं हुए सफल। तो वो चीजें होती हैं। तो क्या है कि रस और भाव का, ठीक है, रसों व भावों का सधा हुआ प्रभाव छोड़ना, ठीक, रसों और भावों का सधा हुआ प्रभाव छोड़ना, ठीक। और क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, दर्शकों के साथ जीवंत संपर्क, दर्शकों के साथ जीवंत संपर्क, ठीक है, दर्शकों के साथ जीवंत संपर्क, ठीक, दर्शकों के साथ जीवंत संपर्क, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब हम नाटक को एक विधा के तौर पे देखते हैं तो ये कुछ चीजें अगर प्रभावी हैं तभी नाटक का रस मिलेगा, तभी नाटक हमें अच्छा लगेगा।
वरना नाटक हमें अच्छा नहीं लगने वाला। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या समझा कि नाटक एक विधा के तौर पे कैसे कारगर हो सकता है। मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं लाइव क्लास में और आपको भविष्य में एक नाटककार बनना है, या आप बनना चाहते हो, या आप भविष्य में बन जाते हो, तो आप नाटक को कैसे बेहतर कर सकते हो। यू हैव ऑप्शंस कि कैसे आप नाटक को आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वो हमने नाटक के बारे में जाना। ठीक है, नाटक के तत्व कौन से प्रमुख होते हैं। ठीक है, नाटक के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि बात की जाए क्या नाटक के प्रमुख तत्व कौन से। नाटक के प्रमुख तत्व कौन से, इन पे भी एक बार बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से तत्व हैं नाटक के जो बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली बात तो संवाद कैसा है। देखिए ना, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, चाहे ओम पुरी जी के, अमरीश पुरी जी के, गिरीश कार्नाट के, नसरुद्दीन शाह साहब के। ठीक है, शाह और साहब एक साथ बोलने में कई बार हो जाता है ना कि, तो नसरुद्दीन शाह जो थे उनकी आप देखो, अनुपम खेर जी की बात करो, सतीश कौशिक वो भी एनएसडी के रहे, पंकज कपूर एनएसडी के बड़े अच्छे अभिनेता। ठीक है, पीयूष मिश्रा की बात हमने की ही है। ठीक है, इसके अलावा इरफान खान साहब की बात हुई। तो ऐसे बहुत सारे अभिनेता, अगर आप उनके इंटरव्यू को सुनेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं कि संवाद अदायगी कैसे है, संवाद अदायगी के लिए जो संवाद कहे जा रहे हैं उसकी भाषा कैसी है, और संवाद अदायगी के समय उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसा है। ठीक है, ये सभी चीजें मैं सभी प्रश्न क्लास के बाद लूंगा। अभी मैं सारे प्रश्नों को मैं क्लास के बाद ही लूंगा, मतलब क्लास ओवर हो जाए तो बाद में आप कमेंट में बता देना, मैं सारे प्रश्नों को क्लास के बाद लूंगा। ठीक है, तो संवाद अदायगी, संवादों का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण ये कैसा है, इस पे भी कहीं ना कहीं ध्यान दिए जाने की जरूरत है, इस पे भी कहीं ना कहीं ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, प्रमुख तत्व क्या है, संवाद। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है, पात्र। पात्र कैसे है। ठीक, पात्र मतलब जो किरदार है, ज्यादा है कम है। जैसे हमने गोदान की बात की तो इतने सारे हैं किरदार। ठीक है, लेकिन जब हमने गोदान को वीडियो रूप में देखा जो दूरदर्शन में आया था, तो हम सब भावुक हो गए। हम सबके दिल में वही बातें चल रही थी कि कैसे करेगा होरी, है ना। तो पात्र कैसे हैं, कितने दमदार हैं, कितने मजबूत हैं, और कैसे लिखे गए। मैं सिर्फ नाटकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नाटकों के साथ कुछ मूवीज की भी बात कर रहा हूं, जहां पे आपने देखा होगा कुछ पात्र ऐसे होते हैं कि जो अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जैसे छोटे में भी आए, जैसे मैं भूल भुलैया की बात करूं तो भूल भुलैया में आप राजपाल यादव का किरदार देखो, जो फर्स्ट वाली थी, वो छूट गया ना, मतलब बहुत छोटा सा, हार्डली 10-15 मिनट का स्क्रीन प्रेजेंस, 10 मिनट का स्क्रीन प्रेजेंस होगा, पर आज सब उसको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पात्र गढ़ा ऐसे गया था, उसने अभिनय भी वैसे किया। ठीक है, तो संवाद हो गया, पात्र हो गया, फिर क्या है, कथानक। कथानक भी ऐसा हो ना कि लोगों का इंटरेस्ट हो उसमें, ऐसे गुथा जाए कथानक, कथानक की हर वो व्यक्ति जो नाटक को देख रहा है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे अभी आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जहां पे एनएसडी है, वहीं पीछे ही वहां पे कमानी ऑडिटोरियम और बहुत सारे ऑडिटोरियम है। मैं कमानी में मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक शो देखा था, स्मोकिंग शो था। वो शो के मेरे ख्याल से डायरेक्टर कुमुद मिश्रा थे, या जो भी थे, कुमुद मिश्रा उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे, और 2-3 बड़े अच्छे एक्टर थे उसमें। तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व थे, डीपली इन्वॉल्व थे, और जब उसका एंड होता है, इतना शानदार एंड होता है, लगता है यार कि क्या मस्त तरीके से उसको इन्होंने क्या कहते हैं, डिजाइन किया है नाटक को। तो हमने बात की किसकी, हमने कहा संवाद कैसे है, पात्र कैसे है, कथानक कैसे है। ठीक है, कथानक का मतलब कि घटनाओं की संरचना कैसे। ठीक है, कह सकते हैं कि घटनाओं की जो संरचना है वो कैसी है। ठीक है, पात्रों के साथ क्या था कि कितना
कि जीवंत कर देने वाले किरदार हम कह सकते हैं कि कितना किसी को खुद को जीवंत कर देने वाले किरदार, ठीक है, जीवंत कर देने वाले किरदार, ठीक है। संवाद की बात की जाए तो संवाद ऐसे हो कि कहानी को कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, एकदम फ्लो में कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं जो जरूरी हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो, ये तो प्रमुख चीजें, कुछ और चीजें गौण भी हैं जिनको भी हमें समझना है, ठीक है। क्या है, क्या है? रस और भाव, ठीक, रस तथा भावों का जो समायोजन है वो कैसा है, कैसे समायोजित किया गया है कि दर्शक सहानुभूति, हंसी, खुशी, दुख आदि महसूस कर सके, ठीक है। तो दर्शक कैसे महसूस कर रहा है, ठीक है, दर्शक कैसे महसूस कर रहा है, ये चीजें कहीं ना कहीं हमें पता चलती हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं हमें क्लियर होती हैं, ठीक। इसके अलावा और चीजें हैं, और मुझे लगता है कि इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, पर आप अच्छे इंटरव्यू देखेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रस्तुति कैसी, संगीत कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, वो जो पर्दा आता है, पर्दा जाता है, स्टेज डिजाइन है, वो कैसे डिजाइन किया गया है, ये सभी चीजों पे भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि रंगमंच किस प्रकार का है, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं उसको, प्रस्तुति, यस, प्रस्तुति कैसी है, ठीक है, प्रकाश कैसा है, ठीक है, मंच कैसा है, ठीक है, संगीत कैसा है, ठीक है, प्रस्तुति, प्रकाश, मंच, संगीत, वेशभूषा कैसी है, ये कैसा है, इन सब चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं एक नाटक के इंपॉर्टेंट तत्व तो क्या है। अगर आपने जिंदगी में कभी कोई नाटक देखा होगा और आप उसको इन चीजों की कसौटी पे रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों वो नाटक इतना स्पेशल है, और क्यों अच्छा कहा जाता है, क्यों उसको बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे देखिए, मुंबई में एक बड़ा फेमस थिएटर है, पृथ्वी थिएटर। आप कभी उधर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लगातार अच्छे अच्छे शानदार नाटक होते रहते हैं, और उन नाटकों को देख के लोग रो देते हैं, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। मुझे लगता है मैंने 2 नाटक पृथ्वी थिएटर में देखे हैं, 2016-17 की बात है। तो उस समय मैं भी लिखा करता था, पर ऑब्वियसली बहुत मतलब बड़े बड़े लोग हैं यार, मतलब मेरा तो कोई वहां पर अस्तित्व नहीं है, लेकिन लेखन की दृष्टि से भी बहुत कुछ समझने में मदद मिलती थी, स्टूडेंट के तौर पे भी समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। तो बड़ा रोल होता है नाटकों का क्या होता है, बड़ा रोल होता है। लेकिन संवाद, पात्र, कथानक, रस, प्रस्तुति ये कैसी है, इस पे भी आपको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि नाटक कैसे होते हैं। बात की जाए इसके आगे की, कि जो नाटकों का इतिहास रहा वो क्या रहा, भारत में क्या रहा, विदेश में क्या रहा, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। फिर हम कैटेगराइजेशन पे जाएंगे कि जो भारत में नाटकों का इतिहास, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है, क्योंकि हिंदी नाटक की बात कर रहे हैं ना, तो ओरिजिन कहां से है और वो कहां तक पहुंचा है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक। तो बात कर ली जाए इसकी भी बात कर लेते हैं। नाटकों का इतिहास, नाटकों का इतिहास, ठीक है, नाटकों का इतिहास, ठीक। इसको भी एक बार देख लेते हैं कि कहां से क्या चीजें निकल के आई और कैसे निकल के आई, ठीक। अगर आप भारत में शास्त्रीय नृत्यों की परंपरा देखेंगे, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की अगर परंपरा देखेंगे, तो आप एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों के साथ में
एक किताब जो भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी नाट्य शास्त्र, वो बहुत जुड़ती है। मतलब अधिकतम जो शास्त्रीय नृत्य हैं और बहुत सारे शास्त्रीय संगीत भी ऐसे हैं जिनका ओरिजिन भरत मुनि की जो क्या कहते हैं रचना है नाट्य शास्त्र, उससे माना जाता है। और हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर में उन शास्त्रीय नृत्यों को पढ़ते हैं तो हम भरत मुनि को भी पढ़ते हैं, नाट्य शास्त्र को भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां कहां पे उसका योगदान है। तो निश्चित तौर पे नाट्य शास्त्र में नाट्य जुड़ा ही हुआ है। वैसे आपको पता है ना कि नाट्य और नृत्य तीन चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे कहते हैं कि एक अभिनय होता है, एक परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, और एक क्या कहते हैं जो नाच होता है, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को तो आप अपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़िएगा। हम उसका नाट्य वाला जो वर्जन है ना, जो अभिनय या प्रस्तुति वाला कोड है ना, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है नाटकों का इतिहास? तो अगर भारत में देखा जाए, संस्कृत नाटकों की बात की जाए तो, ठीक है, ठीक है, भारत में अगर बात की जाए तो संस्कृत नाटक की बात कर लेते हैं, संस्कृत नाटक की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, संस्कृत नाटक की बात कर लेते हैं। और एक मिनट, क्या चीजें उसको भी देख लेते हैं। चलो, अब आप लोग के बीच में कोई आवाजें तो नहीं आ रही, क्योंकि अगल बगल स्टूडियोज भी हैं, तो कभी कभी कोई फैकल्टी थोड़ा ज्यादा तेज या ज्यादा आवाज में बोलते हैं, तो कई बार आती है आवाज, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। तो संस्कृत नाटकों की बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, हालांकि अभी हम भारत में यानी कि हिंदी नाटकों के इतिहास को अलग से पढ़ेंगे, पर हमें एक ओवरऑल कंपैरेटिव तौर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या है संस्कृत नाटक को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ठीक है। कितने ही जो क्लासिकल डांसेस हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को हम देखते हैं, कितने ही शानदार है, ठीक। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ठीक, ये एक हमारे पास बड़ा एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है जो भारत में हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा कालिदास, भास, शूद्रक, ठीक है। इसके अलावा आप कालिदास, अब इसको हम डिस्कस करेंगे, मतलब हिंदी वाले नाटकों को अलग से देखेंगे भी, पर हम एक बार देख लेते हैं। जैसे इसके अलावा आप देखो तो कालिदास, भास, शूद्रक, इन सब के कुछ कुछ अभी हम वही बता रहे हैं कि हिंदी के जो नाटक हैं उनका एक हम प्रॉपर इतिहास अलग से देखेंगे। अभी आप ओवरऑल एक समझ के लिए बस मैं आपको बता रहा हूं, इसको देखिएगा, ठीक है। तो भास, एक मिनट, शूद्रक, ठीक, भास, शूद्रक आदि ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक जो अवधारणा बड़ी मजबूत होती दिखती है इन जगहों पे, वो क्या है? दृश्य काव्य की अवधारणा आपको, दृश्य काव्य की अवधारणा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि चाहे आप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात करें या अगर आप बात करें कालिदास के नाटकों की, तो वो काव्य तरीके से लिखे गए हैं, गद्य माध्यम से नहीं लिखे गए। तो दृश्य को काव्यों के माध्यम से प्रस्तुत करना अपने आप में एक विशेष बात, स्पेशल बात। गद्य के माध्यम से कोई भी लिख सकता है, पर उन्हीं भावों को पद्य के माध्यम से इस प्रकार से व्यक्त करना कि वो पद्य न रहे, नाटक रहे, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये काम बहुत अच्छे से किया, चाहे भरत मुनि की बात करें, कालिदास की बात करें, भास की बात करें, शूद्रक की बात करें, ठीक है, ठीक। बात किया जाए इसके अलावा अगर दूसरा, हाँ, जो विदेशी वाला था, ठीक है, अगर हम यूरोपीय नाटकों की बात करें, अगर हम यूरोपीय नाटकों की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे हमें बहुत सारे लोग देखने को मतलब बहुत सारे जैसे इवन आप शेक्सपियर की बात करें, शेक्सपियर के नाटकों से बड़ा तो मतलब जो
विकास और जो महात्म्य शेक्सपियर के नाटकों का विश्व स्तर पे है, मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रह्मांड में ऐसा नाटक आया होगा जो वहां तक या उस प्रसिद्धि तक पहुंच सका हो। क्योंकि शेक्सपियर के नाटकों पे आप भारत में देखो कितनी मूवीज बनी है, आप जितने भी थिएटर एक्टर्स की बात करो, किसी न किसी ने कभी ना कभी शेक्सपियर के नाटक को जरूर किया होगा, किसी न किसी नाटक को। हैमलेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, मैकबेथ की बात कर लेते हैं, किया होगा, ठीक है। तो ये यूरोपीय नाटकों की बात कर ले तो क्या है, जैसे आप बात करो तो सोफोक्लिस हैं, यूरिपिडीज हैं, कई सारे हैं। यूरिपिडीज हैं, ठीक है, यूरिपिडीज हैं, ठीक है, और सोफोक्लिस है, इनका पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, सोफोक्लिस इनका पूरा नाम आप लोग देख लेना एक बार। ये कुछ वो लोग हैं, ठीक है, जहां पे शुरुआती स्तर पे आपको त्रासद दिखेगा, ठीक है, त्रासद, ठीक है, या आप, मैं शेक्सपियर का नाम भी लिख देता हूं, शेक्सपियर। यहां पे शुरुआत में आप देखोगे ना तो यहां पे आपको त्रासदी या किसका, जो जिसे हम कॉमेडी कहते हैं, ठीक है, कॉमेडी नाटकों का उद्भव, ये यूरोप में आपको देखने को मिलता है। भारत में जहां पे संस्कृत नाटक दृश्य काव्य अवधारणा की तरफ जा रहे थे, वहीं पे यूरोप में त्रासदी मैक्सिमम। आप मैकबेथ को देखो, वो जो लेडी मैकबेथ और इनका समीकरण रहता है, जो मैकबेथ रहते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो रेफरेंस दे देता हूं, आप मकबूल मूवी को देखना, उसमें जो इरफान खान है वो मैकबेथ बने हैं और जो तब्बू का रोल है वो लेडी मैकबेथ बनी है। वो सेम चीज को ही उन्होंने नाटक के तौर पे मतलब मूवी में रूपांतरित किया है, आप उसको देख सकते हो। तो त्रासद है ना, उसका अंत देखो कितना त्रासदपूर्ण है, मर जाता है, मैकबेथ भी मर जाता है, लेडी मैकबेथ कर। तो ये चीजें हमको यूरोप से देखने को मिलती हैं, ठीक है, जहां पे त्रासदी और कॉमेडी दोनों देखने को मिलता है। तो ये तो था प्राचीन युग, अगर हम प्राचीन युग की बात करें तो ये तो था प्राचीन युग में हमको देखने को मिलता है, प्राचीन युग में हमको ये देखने को मिलता है, ये चीजें, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ प्राचीन युग तक महदूद रहा? नहीं, हम अभी आधुनिक काल में भी बात करें तो हम आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो क्या है, मध्य युग की अगर बात करते हैं तो अगर हम मध्य युग की बात करें, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, चलो या एक मिनट, ठीक है, हम किसकी बात करें, अगर मध्य युग की बात करें तो मध्य युग की अगर बात करें तो यहां पे क्या आपको देखने को मिलता है, हम इसको भी देख लेते हैं। मध्य युग में देखोगे क्या कि आपको रामलीला, कृष्ण लीला भारत में आपको बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है, भारत में। ऐसा, हालांकि मैं शेक्सपियर को फिर इसमें से हटा देता हूं क्योंकि शेक्सपियर फिर इसमें आएंगे नहीं, प्राचीन में आएंगे नहीं, इनको हटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं ध्यान में नहीं था, माफ करना इसके लिए, ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर प्राचीन में आएंगे नहीं, फिर बाद में आएंगे, ठीक है। तो मध्य युग में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, भारत में आपको धार्मिक नाटकों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, और यूरोप में भी आपको चर्च द्वारा प्रेरित धार्मिक नाटक देखने को मिलते हैं। तो भारत में क्या देखने को मिलता है, ठीक है, भारत में क्या देखने को मिलता है, एक मिनट रुकना जरा, इसको एक काम करते हैं, यहां पे भी एक लाइन कर देते हैं ताकि एक आपको क्लियर रहे कि ये चीज नहीं है, ठीक है। क्या है भारत में, किसका क्या देखने को मिलता है आपको, भारत में आपको धार्मिक नाटकों का प्रभुत्व, ठीक है, धार्मिक नाटकों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं रामलीला, कृष्ण लीला, लीली लिखती है, सॉरी, रामलीला, कृष्ण रास लीला, मतलब
ठीक है, ये देखने को मिलता है। ये भारत की बात है। अगर आप विदेश की बात करें या यूरोप की बात करें तो वहां पे क्या देखने को मिलता है आपको? वहां पे यूरोप में चर्च द्वारा प्रेरित, ठीक है, वहां पे आपको यूरोप में चर्च द्वारा प्रेरित धार्मिक नाटक देखने को मिलते हैं। चर्च द्वारा प्रेरित धार्मिक नाटक देखने को मिलते हैं। ठीक, अब जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं, जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं, एक मिनट, ठीक है, जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं, सॉरी, जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। आधुनिक युग की अगर बात कर ले तो आधुनिक युग में हमें क्या देखने को मिलता है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, भारत में गद्य की जो प्रथा है वो विकसित होती है। नाटकों का गद्य के माध्यम से पुनर्जागरण होता है। तो क्या है कि नाटकों का गद्य माध्यम में पुनर्जागरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गद्य माध्यम में पुनर्जागरण देखने को मिलता है आपको। और जब आप यूरोप में देखते हैं तो यथार्थवादी, ठीक है, यूरोप में देखते हैं तो बहुत से यथार्थवादी या प्रतीकात्मक नाटक देखने को मिलते हैं। आप चाहे शेक्सपियर की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, ठीक है, पारसी नाटकों पे आ जाएंगे बाद में, विद्यासागर, उनकी भी बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या है कि यूरोप में शेक्सपियर की बात कर ली जाए, शेक्सपियर यूरोप, ठीक है, या अगर बात कर ली जाए, एक थे मॉलियर, फ्रांस में थे। ठीक है, मतलब हालांकि फ्रांस भी यूरोप में ही है पर स्पेसिफिक थे फ्रांस के, इनके नाटकों को पूरे यूरोप में किया गया। तो ये देखने को मिलते हैं। और यहां पे यथार्थवादी और प्रतीकात्मक नाटक देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या यथार्थवादी और प्रतीकात्मक नाटक आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बड़ी बात कि भारत में जब नाटकों का पुनर्जागरण होता है तो शुरुआत में फिर वही बात जो कहानियों में या उपन्यासों में देखने को मिला कि रोमांच वाले, रहस्य वाले नाटक आपको बहुत देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको वहां पे भी यथार्थवादी नाटक देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, नाटकों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नाटकीयता है। नाटकीयता में बहुत यथार्थ लाओगे ना तो बहुत आदमी उसको पसंद नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो निजी स्पेस नहीं है, वो लोगों के साथ बैठ के एंजॉय करने आया है। तो हर जगह तुम यथार्थ लगाओगे तो एक समय बोर भी हो जाएगा। ठीक है, 10 नाटक है तो 10 में से 8 अलग हो, 2 यथार्थ वाले हो तो चलेगा। तो यही इसी तरीके से भारत में आगे नाटकों को भी आगे देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो था क्या कहते हैं नाटकों की बात में जो हमने अलग अलग तरीके से देखा। कुछ और चीजों पे देख लेते हैं नाटकों की अगर बात की जाए तो। ठीक है, तो नाटकों की स्थिति की अगर देखा जाए तो अगर हम एक ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो अगर हम नाटकों की स्थिति की अगर बात करते हैं नाटकों की स्थिति की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या है हम भारत में भी देख लेते हैं और यूरोप में भी देख लेते हैं। अब यूरोप की वेस्ट मान लेते हैं, हम पश्चिम लिख देते हैं, पश्चिम या यूरोप। ठीक, इसमें भी देख लेते हैं कि क्या थी। तो भारत की बात की जाए तो भारत में अगर बात की जाए तो क्या चीज है, भारत में आपको क्या देखने को मिलेगा? भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में आपको पारंपरिक लोक नाटक, ठीक है, पारंपरिक लोक नाटकों, ठीक है, पारंपरिक लोक नाटकों, ठीक है, यानी कि जैसे हम यक्षगान आदि की बात करें,
यक्षगान, ठीक है, या नौटंकी, बहुत यूपी में नौटंकी फेमस है ना बहुत ज्यादा, नौटंकी आदि, ठीक है, से लेकर, ठीक है, आदि से लेकर कहां तक, आधुनिक थिएटर तक, आधुनिक थिएटर तक विस्तार हमको देखने को मिलता है, आधुनिक थिएटर तक हमको विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे अगर देखा जाए तो भारत में नाटक क्या है, सामाजिक जागरूकता, बिल्कुल तौर पे अभी भी तुम देखो ना कि आप ये दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास या जेएनयू के आसपास, तो बहुत सारे नाटक ऐसे हैं जो मनोरंजन के लिए भी किए जा रहे हैं और जो सामाजिक जागरूकता के लिए भी किए जा रहे हैं। उसमें अलग अलग चीजें भी आपको दिखेंगी कि तुम कहाँ गई थी, क्या निकला था, क्या पहना था, बलात्कारी हो तुम, उस तरह का तुमने देखा होगा ना, यूट्यूब पे क्लिप्स देखी होगी, इंस्टाग्राम पे क्लिप्स देखी होगी। ये चीजें नाटकों के भाग हैं। जैसे मुझे याद आता है कि मैं 2015 में आया था दिल्ली, उस समय नॉन नेट फेलोशिप के को लेके एक विवाद चल रहा था। वहां पे क्या किया था कि सरकार ने जो नेट की फेलोशिप के अलावा फेलोशिप मिलती है, जैसे एमटेक में, मास्टर्स में, तो जो नॉन नेट फेलोशिप्स थी उनको बंद करने की बात हो रही थी, और ये भी बात हो रही थी कि सिर्फ जीआरएफ को मिलेगी, नेट को भी नहीं मिलेगी। ये कुछ बातें चल रही थी। तो उस समय बड़ा विरोध हुआ उसका, तो सभी छात्र संघ के लोग आए थे, तो हम भी इलाहाबाद से आए थे। तो उस समय हम लोग जब रात में रुकते थे जहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था, स्पेसिफिकली यूजीसी के ऑफिस के बाहर, तो वहां पे हमने एक चीज देखा कि वहां पे बहुत सारे नाटकों का प्रयोग हो रहा था। उन नाटकों में प्रतीकात्मक रूप से यूजीसी को एक दंभी संस्थान के रूप में दिखा के विभिन्न चीजों को बताया जाता था। तो ये चीजें थी कि अगर हम देख रहे तो सामाजिक जागरूकता और मनोरंजन का माध्यम, ठीक है, सामाजिक जागरूकता तथा मनोरंजन का माध्यम, जो नाटक है वो क्या है, सामाजिक जागरूकता तथा मनोरंजन का माध्यम है, ठीक है। ये नाटक है। ये तो हमने भारत की बात कर ली। वेस्ट की बात करेंगे तो यहां पे अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो यहां पे क्या था स्थिति, उसको भी देख लेते हैं। यहां पे कुछ विशेष नाटककारों का बहुत प्रभाव भी रहा, ठीक है, कुछ विशेष नाटककारों का बहुत प्रभाव भी रहा। अगर यूरोप की बात करें तो यहां पे क्या था कि यहां पे कहीं ना कहीं शेक्सपियर का बहुत प्रभाव था। थोड़ी देर पहले हमने मॉलियर की बात की थी, उनका भी बहुत प्रभाव था। रशियन नॉवेलिस्ट का भी बहुत प्रभाव था। जब आप रूस को पढ़ते हैं ना, रूस को पढ़ते हुए आप दो तीन नाम आपके दिमाग में अगर आएंगे तो आपको टॉल्स्टॉय की बात कर सकते हो, आप दोस्तोयेवस्की की बात कर सकते हो, बुकोस्की वगैरह की बात कर सकते हो। तो कुछ ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी, कुछ ने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे, कुछ लोगों ने नाटकों पे बहुत काम किया। रूस साहित्य में बहुत हमेशा से मजबूत रहा। इसी कारण बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जब आप देखते हो ना तो रूस को ही देखते हो, बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वहां पे हो रही है। तो पश्चिमी यूरोप की अगर बात की जाए तो क्या है यहाँ पे, यूनानी, रोमन, ठीक है। यहां पे अगर देखो क्या है, यूनानी, रोमन, पुनर्जागरण कालीन, जो रेनेसांस की बात करते हैं, नाटकों की बहुलता आपको दिखेगी और अभी भी दिखती है, ठीक है। शेक्सपियर का प्रभाव आपको दिखता है यहाँ पे, ठीक है। आधुनिक थिएटर में अगर आप देखोगे तो यथार्थवादी प्रयोगात्मक नाटक आपको दिखेंगे, ठीक है। और अगर आधुनिक थिएटर के रूप में देखोगे तो ठीक है, आधुनिक थिएटर के रूप में आप क्या देख सकते हो यहाँ पे कि कहीं ना कहीं यथार्थवादी और प्रयोगात्मक नाटक, प्रयोगात्मकता आपको बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रयोगात्मकता बहुत देखने को मिलेगी। ये मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, ठीक है।
भारत ने भी बाद में यथार्थवाद को अपनाया, लेकिन नाटकीयता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक काल की, ठीक है, तो हमने इन सब की बात की, अगर हम बात करें यहाँ पे आधुनिक काल की, ठीक है, अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में हमको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, डिजिटल माध्यम, नुक्कड़ नाटक, ठीक है, और थिएटर, ठीक है, वैश्विक थिएटर फेस्टिवल वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि आधुनिक दौर में डिजिटल माध्यमों के द्वारा, ठीक है, आधुनिक दौर में डिजिटल माध्यमों के द्वारा, ठीक है, मंचों का, ठीक है, आधुनिकीकरण, नुक्कड़ नाटकों का अधिकाधिक चलन, ठीक है, नुक्कड़ नाटकों का अधिकाधिक चलन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नव थिएटर फेस्टिवल्स नहीं होते आजकल, बहुत सारे थिएटर फेस्टिवल आपको देखने को मिलेंगे। तो नव थिएटर और थिएटर फेस्टिवल जो है, ठीक है, नव थिएटर और थिएटर फेस्टिवल आदि को प्रोत्साहन, साथ में आपको एनएसडी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थान, जैसे संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी अगर आधुनिक समय की बात करते हैं, ठीक है, आधुनिक काल में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी जिन पे ही हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्या चीजें क्या नहीं है, ठीक है, ठीक। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि और कैसा, हाँ, महत्व तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये हम पीछे किसी स्लाइड में देख सकते हैं, क्या जोड़ा पे जोड़ा जा सके इसको। मैं यहीं पे नाटकों के महत्व को जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, शुरुआत में लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको यहीं पे एक ही स्लाइड में मिल जाए, बाकी बहुत, क्योंकि इसके बाद हम नाटकों के वर्गीकरण पे आएंगे, ठीक है, वही यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है, हम वहीं पे आएंगे, ठीक है। क्या है नाटकों का महत्व ना, अगर यहां पे हम आए, महत्व, नाटकों का महत्व देख लेते हैं, ठीक है, नाटकों का महत्व क्या क्या है, क्या क्या महत्व होता है नाटकों का। कुछ नाटक के महत्व आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको भी देख लूंगा, ठीक है। पहली बात क्या कि सामाजिक मुद्दों को सामने लाना, सामाजिक मुद्दों को सामने लाना, ठीक है, उन पे बात करना, ठीक है, एक ये बड़ा महत्व है अगर हम बात करें नाटकों का। और क्या है, सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना, है ना। आप भी कुछ पॉइंट बता सकते हैं, मैं इंक्लूड कर लूंगा अगर सही होंगे तो, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। और क्या है, शिक्षाप्रद कहानियां, शिक्षाप्रद कहानियों तथा
नैतिक मूल्यों का प्रसार। ठीक है, शिक्षाप्रद कहानी तथा नैतिक मूल्यों का प्रसार, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या कह सकते हो कि विभिन्न भावनाओं को, खुशी, दुख, आदि भावनाओं का जीवंत अनुभव प्रदान करना, जीवंत अनुभव प्रदान करना। ठीक है, लोग जो देखने आए उनको इन सब का जीवंत अनुभव प्रदान करना, ये बड़ा है। लोगों को जागरूक करना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जब सामाजिक मुद्दों को सामने लाते हो तो आप लोगों को जागरूक ही करते हो। ठीक है, मनोरंजन भी है, तो मनोरंजन इसमें आ गया जहां पे भावनाओं को आप बताते हो। ठीक है, तो ये कुछ कारण है, जो कारण है, ये कुछ महत्व है नाटकों के, जिस कारण नाटकों को समाज में आने देना पूरी स्वीकार्यता के साथ जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत से इंपॉर्टेंट मैसेजेस, बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें जैसे सांस्कृतिक विविधता, कोई मूल्य, इनका भी प्रचार प्रसार किया जाता है। विभिन्न जो भाव होते हैं, जो विभिन्न रस होते हैं, उनका बड़ा ही अच्छे तरीके से नाटकीय प्रदर्शन भी बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम साहित्य की बात करते हैं तो हम इस चीज को महसूस करते हैं कि साहित्य में नाटकों का स्थान बहुत जरूरी है। और अभी हमने देखा कि नाटकों का महत्व क्या है, नाटकों की उपयोगिता क्या है, नाटकों ने विकास क्रम कैसे देखा, ये एक ओवरऑल व्यू पॉइंट आपका बना। अब इसके बाद जो अगला हमारा सेक्शन होगा, वहां पे हम लोग देखेंगे कि नाटकों का भारत में, खासकर हिंदी नाटकों का उद्भव कहां से हुआ और उनका विकास किस क्रम में हुआ। इसकी डिटेल पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस कान सेन बन के, ठीक है, कान सेन बन के सुनना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी की जो यात्रा होती है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि कब आपने ऑप्शनल लिया, कैसे ऑप्शनल लिया और किस ऑप्शन। हिंदी साहित्य एक ऐसा वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपको विभिन्न तरीकों से न सिर्फ सहायता देता है, बल्कि आपको एक नया व्यक्तित्व प्रदान करता है। आप नए व्यक्तित्व के साथ जुड़ते हैं, एक नए व्यक्तित्व वाले स्टूडेंट बनते हैं। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का एक नया बैच जो है वो शुरू हो चुका है नाटकों के साथ में 15 मार्च तक एडमिशंस होंगे। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो देर मत करें, हिंदी साहित्य के इस बैच से जुड़ने के लिए अभी विजिट करें studiiq.com। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।